हेलो एवरीवन, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं 10th क्लास यूके बोर्ड के लिए जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करा चुका हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं। आप मेरे प्ले लिस्ट पे जाकर चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो पे आपके सामने हैं, क्लास 10th टारगेट 2026 पे। तो आज भी मैं आपके लिए पीवाई क्यूज लेके आया हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे पीवाई क्यूज कराए हैं विद कॉन्सेप्ट। पीवाई क्यू तो मैं कराती कराता हूँ, साथ साथ में जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो देखिए गाइस, तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर पे हैं जिसमें हम आपके सामने पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? The area of rectangle gets reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। कितना? 9 स्क्वायर यूनिट। कब? जब उसकी लेंथ 5 यूनिट क्या हो जाए? कम। और उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी हो जाए? इंक्रीज बाय 3 यूनिट। सबसे पहले इस लाइन को समझने की कोशिश करो। ये जो लिखा हुआ है 9 स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया, इसकी जो लेंथ है 5 यूनिट कम हो जा रही है और इसकी जो ब्रेथ है मतलब चौड़ाई वो 3 यूनिट बढ़ जा रही है। उसी प्रकार से अगर मैं इसकी लेंथ को 3 यूनिट और इसकी ब्रेथ को 2 यूनिट क्या कर दूं? इंक्रीज कर दूं, बढ़ा दूं, तो उसका एरिया भी कितना हो जाता है? 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। तो बताओ रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी? समझ में आया क्वेश्चन? देखो मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। ये बनाया मैंने एक रेक्टेंगल, ठीक है। ये बनाया मैंने एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ये इसकी लेंथ हो गई जिसको मैं एक्स बोल देता हूँ। ये इसकी ब्रेथ हो गई जिसको मैं बाई बोल देता हूँ, ठीक है। और इसका जो एरिया है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, एरिया वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, मतलब एक्स वाई होता है, ठीक है। चलो तो पहले इसी बात को लिख लेते हैं यहाँ पर। सॉल्यूशन सॉल्यूशन लेट जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ को मैं क्या मान लेता हूं? लेंथ, उसकी लेंथ को मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूं। क्लियर हो गया यहां तक? हाँ ठीक है। और रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है उसको मैं क्या बोल देता हूं? वाई बोल देता हूं। तब रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? एक्स इंटू वाई हो जाएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो रेक्टेंगल के लेंथ को एक्स बोल दिया, ब्रेथ को वाई बोल दिया एंड एरिया एक्स वाई हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका जो एरिया है, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। कोई बात नहीं, देखो इधर, यहाँ देखो, इसका जो एरिया है रेक्टेंगल का, जो एक काम करते हैं, इसके एरिया को मैं ए बोल देता हूँ, ठीक है। एरिया को मैं ए बोल देता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो एरिया है ए वो 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो गया? कम हो गया। 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो गया? कम। कब? जब मैंने उसकी जो लेंथ है वो 5 यूनिट कम कर दी और उसकी जो ब्रेथ है वो 5 यूनिट बढ़ा दी, 3 यूनिट बढ़ा दी। देखो समझ में आया क्या करा मैंने? ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया, है ना, रिड्यूस हो गया। और इसकी जो लेंथ है वो 5 यूनिट कम हो गई और इसकी जो ब्रेथ है वो 3 यूनिट बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। अब ए की वैल्यू कितनी है? एक्स वाई। तो ए की जगह पर रख दीजिए एक्स वाई माइनस का 9। ये वाला एक्स यहां मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स वाई बन जाएगा। ये वाला इधर मल्टीप्लाई करेगा प्लस का 3x हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई करेगा माइनस का 5y हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई करेगा माइनस का 15 हो जाएगा। बोलो सही बात है? अब इस वाले एक्स वाई से ये वाला एक्स वाई क्या हो गया? कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचेगा?
माइनस का 9, यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस का 5y माइनस का 15। अब ये माइनस का 15 वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो वहां लिख देते हैं माइनस का 9 प्लस का 15 बराबर 3x माइनस का 5y। ठीक है बच्चों। अब लास्ट लाइन 3x सबको विजिबल है माइनस का 5y इज इक्वल टू 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, तो यहां लिख दीजिए 6। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या बन गई आपकी, पहली इक्वेशन ये बन गई 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। क्लियर, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब दूसरे पे आ जाइए। अगेन अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, दोबारा क्वेश्चन पे आ जाइए। ये वाला डायग्राम हटा देता हूं, अब इसका कोई काम नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोबारा क्या कह रहा है कि इसका जो एरिया है, if we increase by length 3 unit और breadth 2 unit then area increase by 67। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका एरिया इंक्रीज करेगा 67, कब, जब उसकी लेंथ में 3 यूनिट आप इंक्रीज कर देंगे +3 और उसकी ब्रेथ में 2 यूनिट कम इंक्रीज कर देंगे y, है ना, ब्रेथ को मैंने y बोला है ना। बोलो ठीक है यहां तक बात, बोलो ठीक है यहां तक बात। इंक्रीज्ड बाय 67, सही लिखा ना क्वेश्चन मैंने एक बार, लेट मी चेक, इंक्रीज बाय 67 बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए, ऐसे ही सॉल्व करिए। एरिया, एरिया क्या है एक्स वाई, क्योंकि ए की वैल्यू एक्स वाई दी है ना, तो यहाँ ए की जगह पर, यहाँ पर ए की जगह पे एक्स वाई प्लस 67 इक्वल, ये x यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स वाई, ये x यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 2x, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 3y और ये 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6। डन। अब ये एक्स वाई से ये एक्स वाई क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बचेगा 67, ये प्लस का वहां जाके माइनस का 6, यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस का 3y। अब 67 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 61। ठीक है, कितना बचेगा 61, तो इसको लिख देता हूं पहले 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से मुझे मिल गया है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, या तो एलिमिनेशन वाला मेथड लगा दीजिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड लगा दीजिए, कोई भी मेथड लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं, चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या करें बताओ, इस y वाले को बराबर कर लेते हैं ना, y वाले को बराबर कर लो, चाहे x वाले को बराबर कर लो, किसी को भी बराबर कर लो। देखो एक काम करा जाए, फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और दूसरे इक्वेशन में मैं क्या करूं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये चीज मेरी बराबर हो जाएगी। अब ये मुझे पता कैसे लगा, देखो जैसे दो इक्वेशन में, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, ये दो इक्वेशन है ना, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले, कट करने से पहले आप ये समझ लें, या पहले आप ये सोच लें कि आपको पहले कट किसको करना है। जैसे मैंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे y को कट करना है, तो y को कट करने के लिए यहाँ क्या लिखा है 3, यहाँ क्या लिखा है 5, और दोनों के दोनों कैसे नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में 3 लिखा है, तो इक्वेशन 1 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 1 में 5 लिखा है, तो इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया कुछ, इक्वेशन 2 में 3 लिखा था तो मैंने इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 1 में 5 लिखा था तो इक्वेशन 2 की 5 से मल्टीप्लाई कर दी। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस दोनों बराबर हो जाएंगे आपके। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ, चलो। तो इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई करनी है 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 3 3 9, 9x आ जाएगा। 3 से करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 15y। 3 से करेंगे कितना आएगा 6 3 18 हो जाएगा। फिर इक्वेशन 2 में किससे मल्टीप्लाई करनी है 5 से, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 का 5 6 5 30, 305। डन, बोलो क्लियर हुआ सभी को यहां तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब एक माइनस का 15 एक प्लस का कैंसिल आउट हो गया,
ये कितना हो गया, 19 हो जाएगा, 19x हो जाएगा। ये आ गया 19x। इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 8 5 13, 8 5 13 का 3, हंस लगा एक, एक और एक 2 हो जाएगा, और ये 3, ये हो गया 323। डन। अब यहां से आप क्या कर दीजिए, x इज इक्वल टू 323 बटे 19। अब आपको इसको 19 से डिवाइड कर दीजिए, कट रहा है क्या ये 19 से, है बच्चों, क्या ये 19 से कट रहा है? चलो चेक कर लेते हैं एक बार, 223 को 19 से डिवाइड करके देखो जरा, 19 एकम 19, कितना बचेगा वहां पर, 12, 12 माइनस 9, 3, यहाँ कितना बचा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 33 हो जाएगा। 19 से भाड़ में 133 आता है, आई थिंक नहीं आता है ना, तो ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे रहने दो फिर, है बच्चों, रहने दे ऐसे, 9 × 27, 6 × 54, नहीं आएगा इससे, ठीक है। 7, हाँ 7 बार में जा रहा है ना, 19 7, हाँ 7 × 63 का 3, हंसले का 6, 9 एकम 9, 9 एकम 9, नहीं सॉरी 7, 7, 7 × 63 का 3, हंसले, अच्छा 6 बचेगा हासिल, ठीक है। फिर 7 एकम 7, और 7 और ये 6 कितना हो गया, 13 हो जाएगा। अब ठीक है, कट गया, कितने बार में गया, 17 बार में, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, देख लो, 19 7 133 है ना, नहीं 19, हाँ ठीक है छोड़ो, तो 19 से डिवाइड कर दो, 19 एकम 19, यहाँ बचेगा 13, यहाँ पर कितना लिखना है, 7, 7 × 63 का 3, ऐसे लगा 6, 7 एकम 7 और 6 13, हाँ ठीक है डन। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई 17। थोड़ा सा देख लीजिए आराम से, इस तरीके से यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर हुआ, तो अब इस x की वैल्यू को उठा के आप कहां रख दीजिए, चाहे इक्वेशन 1 में रख दीजिए, चाहे इक्वेशन 2 में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए। अब आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। मैं कहां रख देता हूं, 2 में रख देता हूं, ठीक है। ये वाला पार्ट मिटा देता हूं, ये वाला तो हो गया आपका, ये वाला हो गया ना। चलो अब इस x की वैल्यू को 2 में रख दीजिए, इक्वेशन 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 यहां रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2, x की जगह पर 17 आ जाएगा, प्लस 3y 61। क्लियर, 17 दूनी कितना होता है बेटा, 17 दूनी 34 होता है, प्लस 3y इज इक्वल टू 61, प्लस कौन जाकर माइनस हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 61 माइनस 34 हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू, इसे माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा बेटा, देखो यहां से लिया 11, और 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 11 में से 4 जाएगा 7, हाँ 7 बचेगा। यहाँ कितना बचा, यहाँ 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 27, और 3, तो 27 बटे 3, और 3 नीम 27, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 9। इसका मतलब जो मैंने रेक्टेंगल बनाया था ऐसे करके, इसमें जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 17 मीटर, या 17 यूनिट, सॉरी 17 यूनिट, और यहाँ पर जो इसकी ब्रेथ है वो कितनी है, 9 यूनिट। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है। ये वाला क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग में पूछा गया है, क्वेश्चन पीवाईक्यू है, सन 2015 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, उसके बाद भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है डन। चलो अगला क्वेश्चन, क्लियर हो गया सभी को, आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसकी लैंग्वेज में घूम जाते हैं कि सर क्या है, क्वेश्चन करके जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है वाला क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से रिकॉल करके आ रहा है वाले क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उन्नयन कोण है ना, उन्नयन हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण, ऑफ एन एरोप्लेन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एरोप्लेन, क्या आपने ये एरोप्लेन वाला कोई क्वेश्चन किया है, बताओ, फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट
ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर a fly of 50 सेकेंड है ना, 15 सेकेंड। द एंगल ऑफ, ये 15 सेकेंड लिखा है, ठीक है, 15 सेकेंड डॉट, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री ना, 30 डिग्री if aeroplane is flying at a constant height of 1500 root 3 1500 root 3 meter, then find the speed of speed of aeroplane in किलोमीटर पर आवर, इन किलोमीटर पर आवर। ये देखो भैया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, है ना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब बताओ इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं वीडियो देख लेता हूँ, सही चल रही है, जब तक आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है, जब तक इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए और बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप। है कोई आइडिया इस क्वेश्चन को करने का? जल्दी बताइए, है कोई आइडिया इस क्वेश्चन को करने का? देखो सबसे पहले बात को सुनना ध्यान से, ठीक है। The angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 60 degree. After a fly of 50 seconds, the angle of elevation change to 30 degree. ठीक है, aeroplane is flying at a constant height of 1500 root 3 meter. Then find the speed of aeroplane in kilometer per hour. क्वेश्चन समझा रहा हूं, लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में 5 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन ये वाला, समझो ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इतनी हाइट पे, कांस्टेंट हाइट पे एक एरोप्लेन क्या कर रहा है, फ्लाइंग कर रहा है, उड़ रहा है। देखो मैं समझाऊं, जैसे मान लो एक थोड़ा सा ये बनाता हूं, जैसे मान लो ये ग्राउंड हो गया, नीचे वाला ग्राउंड हो गया ये, ठीक है, ये ठीक है। अब एक एरोप्लेन है जो फ्लाइंग कर रहा है, जैसे मान लो ये एक एरोप्लेन हो गया जो कांस्टेंट हाइट पे, मतलब ये हाइट जो है ना, ये वाली हाइट जो है वो कितनी दी है, 1500 रूट 3 मीटर। तो 1500 रूट 3 मीटर पे एक एरोप्लेन फ्लाइंग कर रहा है। यहां पर एक एरोप्लेन क्या कर रहा है, फ्लाइंग कर रहा है, एरोप्लेन, समझ आया? यहाँ पर क्या कर रहा है, एक एरोप्लेन फ्लाइंग कर रहा है ना। अब कांस्टेंट हाइट से, मतलब हाइट इसकी यही रहने वाली है। कांस्टेंट हाइट का मतलब होता है कि अगर ये उड़ता हुआ आगे बढ़ेगा, तो वो सीधे ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही फ्लाइंग करेगा। कांस्टेंट हाइट का मतलब होता है कि जो एरोप्लेन है वो ऐसी ही फ्लाइंग करेगा, इसी लेवल में फ्लाइंग करेगा। ये मत सोचना कि एरोप्लेन उड़ता हुआ और ऊपर चला जाएगा या और नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। कांस्टेंट हाइट का मतलब होता है कि अगर ये उड़ के आगे भी गया तो वो इसी फॉर्म में चलेगा, सीधी इसी रेखा में ही चलेगा। समझ में आया? कांस्टेंट हाइट का मतलब ये होता है, ठीक है।
हाँ, तो और क्या बोल रहा है यहाँ पर कि इसका जो एंगल बन रहा है, ये एक एक एरोप्लेन हो गया, इसका जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एक एंगल हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा इसका, यहाँ से यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ऐसे करके। ठीक है, कोई दिक्कत? गलत कर दिया क्या मैंने? हाँ, गलत कर दिया यार। 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, ऐसे फ्लाइंग करता हुआ जाएगा आगे को। हाँ ठीक है, तो 1500√3 हाइट पे एक एरोप्लेन है। ठीक है, और वो क्या बुला रहा है? यहाँ लिखा हुआ, ये लिखा है द एंगल एलिवेशन एंड एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, है ना? तो 60 डिग्री पे एक एंगल बना रहा है, मैंने सही बनाया था डायग्राम। ये ले लो यहाँ पर एक, ऐसे करके। ये कितने डिग्री एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एक एंगल बना रहा है। ठीक है, एक काम करो यार, डायग्राम को थोड़ा और क्लियर बनाओ, इधर साइड बनाओ, ये उल्टा पड़ रहा है ना हाथ, उल्टे हाथ में बन रहा है डायग्राम, इसलिए थोड़ा दिक्कत कर रहा है। एक बार और देख लो, ये ये बनाया, अब ठीक है ना? ये हाइट ले लो, 1500√3 मीटर हाइट पे एक एरोप्लेन हो गया, ये वाला एरोप्लेन। ठीक है, इस एरोप्लेन को मैं ए बोल देता हूँ, इसको ये 90 डिग्री। ठीक है बच्चे, यहाँ तक? अब यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, इससे कितने डिग्री का एंगल बनाया? 60 डिग्री का एंगल बनाया इस एरोप्लेन ने। कोई दिक्कत? यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल। अच्छा, क्वेश्चन सही से पढ़ ले क्या? आफ्टर अ फ्लाइंग 50 सेकेंड द एंगल। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। वही तो बोलूं, डायग्राम गलती क्यों हो रही है? ये हो गया, ये हो गई एरोप्लेन, ये हो गया एरोप्लेन। अब ठीक है, ये हो गया, ये हो गया 5150√3 मीटर हाइट। अब ठीक है, ये बना दिया एरोप्लेन ने एंगल 60 का। अब हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पर ये एरोप्लेन हो गया, एरोप्लेन ए हो गया। अब ठीक है ना? हाँ, अब ठीक है। अब ये फ्लाइंग करता हुआ इधर जा रहा है, ऐसे करके। मैं इधर से बना रहा था, अभी तो उल्टा पड़ रहा था मेरे साथ में। ये फ्लाइंग करता हुआ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो ये क्या बोल रहा है? आफ्टर अ फ्लाइंग 15 सेकंड, 15 सेकंड के बाद वो फ्लाइंग करता हुआ मान लो यहां तक पहुंचा, 15 सेकंड के बाद कहां पहुंच गया? बी पॉइंट पे पहुंच गया। तब उसका एंगल कितना हो जाता है? मतलब हाइट तो इसकी वही रहेगी ना, हाइट तो वही रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कांस्टेंट हाइट है, तो हाइट तो इसकी यही रहेगी, हाइट में कोई चेंजेस नहीं होने वाला। ये हो गया, और इसका जो एंगल है आगे बढ़ने से एंगल कम हो जाएगा, तो 60 की जगह पे क्या हो जाएगा? एंगल 60 की जगह पे 30 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही बोल रहा है क्वेश्चन। एंगल कितना हो गया? 30 का हो गया। बोलो ठीक है यहाँ तक बात? अब ठीक है, यहाँ तक, यहां से लेकर यहां तक फ्लाइंग करने में कितना टाइम ले रहा है वो? 15 सेकंड ले रहा है ना? तो टाइम ले रहा है टी, कितना? 15 सेकंड का टाइम ले रहा है। ठीक है, चलो, तो ये ए बी, ये सी, ये डी, और ये ई, ये हाइट हो गई इसकी 1500√3। चलो एक बार क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हवाई जहाज, मतलब एरोप्लेन है ना? वो 1500√3 की हाइट पे एक कांस्टेंट फॉर्म में उड़ता हुआ जा रहा है। तो हाइट इसकी ये हो गई, तो वो क्या बना रहा है? आपका एक एंगल बना रहा है, पहले बना रहा है वो 60 का। ये एरोप्लेन हो गया जो एक जमीन से, है ना, प्लेन से, क्या ग्राउंड से क्या बना रहा है? एक एंगल बना रहा है 60 का। 15 सेकंड तक वो फ्लाइंग किया, आगे बढ़ता बढ़ता गया फ्लाइंग करता हुआ, तो एंगल कितने का हो गया? 60 की जगह 30 का हो गया। सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक एरोप्लेन हो गया, वो उड़ता हुआ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, अगर आगे बढ़ेगा और एंगल कम ही हो जाएगा, तो 60 की जगह पर 30 का हो गया। तो आपको बताना है, क्या बताना है? फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है कि एरोप्लेन यहां से लेकर यहां तक जब उड़ा, यहां से लेकर यहां तक एक्स बोल दो, तो यहां से लेकर यहां तक उड़ने में
उसने कितना स्पीड यूज किया है ना, उसका स्पीड निकालना है, वो भी किसमें, किलोमीटर पर आवर में आपको इसकी स्पीड निकालनी है, बस इतनी सी बात है। ये एक्स है तो इसको वाई बोल दो, समझ की बात। तो आप तो एरोप्लेन ने ए से बी फ्लाइंग करता हुआ गया 15 सेकंड तक, तो आपको इसकी स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। देखो इधर देखो, आपको क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, स्पीड को एक्स बोल दो, डिस्टेंस तो मैंने एक्स बोल रखी है, और टाइम आपको इतना दे रखा है 15। तो बस अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालने में सक्षम हो गया तो मेरा स्पीड आराम से निकल जाएगा। समझ में आया। तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस एक्स है, अगर मैं एक्स निकालने में सक्षम हो गया तो मैं 15 से डिवाइड कर दूंगा और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। फिर मैं उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दूंगा, बस खत्म। चलो यहां से सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया सब बच्चों को, क्वेश्चन समझ में आया, डायग्राम कैसे बना समझ में आया। चलो यहाँ पर ए सी डी, एक राइट एंगल ये है और एक राइट एंगल ये है, तो पहले ए सी डी में लगा देते हैं। ट्रायंगल ए सी डी पहले इसमें लगा के देख लेते हैं। यहां लगाता हूं मैं टेन 60 डिग्री, 60 डिग्री लगाऊंगा। तो टेन क्या होता है, ये हाइट अपॉन बेस होता है। हाइट क्या है, एडी, बेस क्या है, सी डी। टेन √3 वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है ना, 10 60 की। एडी कितना है, एडी है 1500 √3। ठीक है, सीडी कितना है, सीडी तो वाई है, कोई दिक्कत नहीं, पहले वाई निकालते हैं क्योंकि वाई की भी जरूरत पड़ने वाली है टोटल डिस्टेंस निकालने में। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वाई की वैल्यू मिल जाएगी 1500 √3 अपॉन √3। तो √3 से √3 क्या हो गया, कैंसल। तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू 1500 मीटर। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। बोलो बात ठीक है यहां तक। अब आप लगा दीजिए दूसरे ट्रायंगल में। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें लगा दीजिए। तो बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी ई, बी सी ई में पुट कर दीजिए, बी सी ई में पुट कर दीजिए। तो यहां लगा दीजिए tan 30। तो tan 30 क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी और पूरा का पूरा बेस हो जाएगा। हाइट कितनी है, हाइट है बीई और पूरा का पूरा बेस कितना है, सीई। ठीक है बच्चों यहां तक। अब tan √3 की वैल्यू कितनी होती है, tan √3 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। बीई, बीई कितना दे रखा है, बीई दे रखा है 1500 √3। सही है यहां तक बात। सीई, सीई तो पूरा हो गया यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक सी पूरा हो गया, मतलब y प्लस एक्स, मतलब y प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये एक से मल्टीप्लाई करेगा तो y प्लस एक्स हो जाएगा। ये √3 यहां मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 1500 √3 मल्टीप्लाई √3। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 1500, तो ये 1500 प्लस एक्स बराबर √3। अगर √3 से मल्टीप्लाई करता है तो कितना आता है, 3 आता है ना। तो एक जैसे नंबर रूट के अंदर होते हैं तो मल्टीप्लाई करके वही मिलता है। हाँ तो 1500 प्लस एक्स हो जाएगा, 15 4500 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस का हो जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4500 माइनस 1500। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर बताओ, ये हो जाएगा 0 0, यहाँ 0 यहाँ 3, तो ये मिल जाएगा 3000 मीटर। ये हो गई आपकी x की वैल्यू। समझ आ गई थे बच्चों को। इस तरीके से यहाँ पर हमने tan थीटा लगाया, यहाँ पर tan थीटा लगाया, तो मुझे x की वैल्यू मिल गई। अब मुझे निकालनी है स्पीड। डायग्राम वगैरह मिटा दूं मैं, देख लो एक बार, डायग्राम वगैरह मिटा देता हूं मैं, कोई दिक्कत यहां तक। ठीक है, हो गया ना काम इसका। चलो अब मुझे निकालनी है स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड फाइंड करनी है मुझे। स्पीड, डिस्टेंस को मैंने x बोल रखा है, टाइम t बोल रखा है।
स्पीड एक्स बोल दो। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू है 3000 मीटर। और टाइम कितना दे रखा था मुझे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में टाइम दे रखा था 15 सेकेंड, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 सेकेंड। एस की वैल्यू कितनी रहेगी? 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपकी स्पीड। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्पीड किस में निकालनी है आपको? किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं बताओ? 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सब जानते हैं इस बात को। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। समझ में आया? यही था क्या? 18/5 था ना? हाँ शायद। ठीक है, देख लेना। 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी आप कर ही सकते हैं ना यहाँ पर। ठीक है, 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं, है ना? और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, करके तब भी कर लेना, यही आएगा। 5 से काटिए, 5 चौक 20, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 40 × 18। 18 चौक कितना होता है? 72, 720 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन यहाँ से क्या होता है? कंप्लीट होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करा रहा हूँ क्वेश्चनों को। तो इन क्वेश्चनों को इग्नोर ना करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करेंगे तभी आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखो यहाँ तक कहीं गड़बड़ लग रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो पूछो यहाँ तक। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, समझो मेरी बात को। समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन थे, पेपर में लॉन्ग में पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, डन। बहुत बढ़िया। अब हम अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखिए, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से है, डायग्राम वाले क्वेश्चन से, अच्छे क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आएगा क्या ये वाला? यस। क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, ना बादल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। क्लाउड फ्रॉम पॉइंट 200 मीटर अबव, 200 मीटर अबव a lake, झील से रिलेटेड क्वेश्चन ना, इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिस्प्लेशन ना, द एंगल ऑफ डिप्रेशन of its reflection in the lake is 60 degree. Find the height of the height find the height of the cloud ये ना। ठीक है, डॉट। बोलो, समझ में आई बात बच्चों को? क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो ध्यान से एक बार। क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट 200 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन एट द लेक ऑफ 50 डिग्री।
फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे समझना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक झील है ना। देखो मैं बनाता हूँ डायग्राम इसका। इन क्वेश्चन में ना डायग्राम थोड़ा सा बनाना आना चाहिए पेपर में ना। इस प्रकार से झील का ऊपर वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। झील से कितने 200 मीटर हाइट पे है ना, अबव। झील से 200 मीटर अबव, ये हो गया 200 मीटर अबव, है ना। 200 मीटर अबव हो गया, ठीक है। इससे और एक बादल है यहाँ बना हुआ, यहाँ मान लेता हूँ ऐसे करके एक बादल है। तो इस बादल से एक एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसको डॉट डॉट ले लेते हैं। हाँ, तो ये इसके अबव से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। समझ में आया? तो 200 मीटर हाइट पे एक पॉइंट है, ए पॉइंट। इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, ये पॉइंट। और ये बादल हो गया बी पॉइंट। इससे है ना एलिवेशन एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। उसके बाद क्या बोल रहा है? 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन इन द लेक 60 डिग्री। और पानी के अंदर जो है डिप्रेशन वाला एंगल कितने का बना रहा है? 60 का बना रहा है ना। अच्छा, तो एक बात सुनो, ये 200 मीटर यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी हो जाएगी? ये 200 मीटर है तो ये भी 200 मीटर हो जाएगा ना। ये भी 200 मीटर का हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक की हाइट को तुम h बोल दो, तब तक ए बी सी बोल दो, है ना। अब ये क्या हो रहा है? ये पानी के अंदर ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो पानी के अंदर कितने डिग्री एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये बन जाएगा यहां से लेकर यहां तक 60 डिग्री। ये झील हो गया, पानी से भरा हुआ है ये पूरा। ये पानी पानी मान लो, ऐसे करके ये झील बनी हुई है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब ये पूरी हाइट कितनी हो गई? h+200। तो पानी के अंदर ये वाली हाइट भी कितनी हो जाएगी? पानी के अंदर यहां से लेके यहां तक की हाइट भी h+200 मीटर ही दिखाई देगी। रिफ्लेक्शन हो रहा है ना इसका। अच्छा, ए बी सी और ये डी बोल दो। बोलो बात समझ आ गई तो बच्चों को या नहीं आ गई? ये है इसका डायग्राम। पढ़ो इसको एक बार अच्छे से, पढ़ो एक बार अच्छे से सब बच्चे इसको। और बताओ यहाँ तक बात समझ में सब बच्चों को आई या नहीं? आगे ना, ठीक है। अब आपको ये एच निकालना है, बस खत्म, इजी क्वेश्चन। क्या करिए, एक बार इस पे लगा दीजिए tan थीटा, एक बार इस पे लगा दीजिए। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये दोनों ही 90 डिग्री के, ये भी और ये भी। एक बार ऊपर लगेगा tan थीटा और एक बार नीचे लग जाएगा tan थीटा। दोनों को आप कंपेयर कर दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। देखो, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें चेक करो पहले। ए बी सी में चेक करो। ए बी सी में चेक करोगे, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, इसमें लगा दूं। इसमें लग जाएगा tan 30। तो हाइट अपॉन बेस होता है, हाइट कितनी होगी? हाइट होगी बी सी और ए सी, ये देखो, क्लियर। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। BC कितना है? BC तो तुम्हारा h है। AC कितना है? AC कितना है? अच्छा, AC मैंने नहीं माना क्या कुछ? हाँ, इसको कुछ मान लो। AC को तुम y मान लो या x मान लो, x बोल दो इसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x हो जाएगा। डन, डन हो गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इक्वल टू आ जाएगा h√3। ये आ गई x की वैल्यू। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे में लगा दो ट्रायंगल में। दूसरा ट्रायंगल क्या है? दूसरा ट्रायंगल है ए सी डी। नीचे वाला एंगल देखो पूरा ए सी डी, इसमें लगा दो। ये वाला ए, ये वाला सी, ये वाला डी, ए सी डी हो गया। इसमें लगा दो तो यहाँ पे लग जाएगा आपका tan 60। tan क्या होता है? हाइट अपॉन बेस होता है। tan ये हो गया तो हाइट पूरी हो जाएगी, ये वाली सी डी, पूरी हाइट हो जाएगी सी डी। और बेस कितना हो जाएगा? बेस ए सी हो जाएगा। समझ आया था बच्चों को? देखो एक बार, क्लियर। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3। सी डी कितना है? सी डी कितना है? सी और डी, सी डी ये है,
ये पूरा कितना है 200 और h प्लस 200, तो ये है 200 प्लस h प्लस 200, यही तो है। अपॉन AC कितना हो गया, x हो गया। ठीक, इसके आगे देखिए, तो ये हो गया √3 इक्वल, ये कितना हो जाएगा 200 प्लस 200 400 हो जाएगा, 400 प्लस h अपॉन, यहाँ लिखा है x, और x की जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ, √3 ले सकता हूँ, h √3, क्योंकि x की वैल्यू यही तो है, x की वैल्यू क्या है, h √3 तो है, x की जगह पे मैंने h √3 लगा दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नीचे एक लगा दो, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो 400 प्लस h, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो h √3 मल्टीप्लाई √3, तो ये बन जाएगा 400 प्लस h, √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3h नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 400 बराबर, ये प्लस का h हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का h, तो 400 इक्वल टू कितना हो गया 2h हो गया, हो गया। अब 2 से डिवाइड कर दो, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 अपॉन 2, तो h इक्वल टू आ जाएगा 200 मीटर। इसका मतलब जो बादल है वो कितनी हाइट पे है, 200 हाइट पे है यहाँ से, मतलब h की वैल्यू 200 हो गई। लेकिन अच्छा हाँ, मुझे क्या निकालना है, हाइट ऑफ द क्लाउड निकालना है ना। देखो ये तो इजी हो गया, और अब पूरी हाइट निकालनी है आपको, ये पूरी हाइट निकालनी है, ठीक है। हाइट ऑफ द क्लाउड क्या हो जाएगा, ये पूरी हाइट निकालनी है, तो क्या हो जाएगा h प्लस 200, h कितना है, h है 200 प्लस 200 कितना हो गया 400 मीटर। इसका मतलब बादल कितनी हाइट पे है, 400 मीटर हाइट पे है। क्लियर होगी बात, ये हाइट निकालनी है पूरी, ये वाली, तो h प्लस 200 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लें बढ़िया से, ठीक है, बढ़िया से प्रैक्टिस करें करें और ज्यादा 10th क्लास का पेपर इतना टफ नहीं आता है जितना आप समझ रहे हैं, बहुत इजी पेपर आता है। अगर आप ऐसे छोटे मोटे एग्जाम से डरोगे तो भैया तुम क्या करोगे बताओ, हैं? अगर आप इस छोटे मोटे एग्जाम से डरोगे तो कैसे कहानी चलेगी तुम्हारी, बताओ। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो यहाँ तक क्लियर है, बता दूं, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा कहीं भी दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन आप कमेंट करके पूछे बेटा जरूर, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप चीजें पूछे मुझसे कि सर कहाँ दिक्कत हो रही है। अगर दिक्कत नहीं हो रही है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, तो कोई बात ही नहीं है। अगर दिक्कत नहीं हो रही है तो फिलहाल, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो जरूर पूछे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने ले लिया आपका मीडियन वाले से, है ना। ये क्वेश्चन आता है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मीडियन का एक्स वाई वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन है ये। द मीडियन, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, फॉलोइंग डाटा इज 525 ना, 525। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y if the if the if the total frequency, total frequency total frequency is 100। टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100 दे रखी है, तो आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। देखो आपकी टेबल ऐसी बनी हुई है, मैं सीधी से बना दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, है ना। ऐसे से बना देता हूँ, दो दो बार काम करना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन में आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल सी आई गिवन है, सी आई क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है 0 से 100, कहां तक है भैया ये 1000 तक, फिर 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500,
500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900 एंड 900 से 1000। देखो ये CI दे रखा है, 0 से 100 करके, 100 से 200 दे रखा है। यहाँ दे रखा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या दी है, 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7 एंड 4। ये है क्वेश्चन बेटा। चलो क्लियर, ये क्वेश्चन है आपका। देखो द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525। मतलब ये जो डाटा आपको गिवन है, इस डाटा का तुम्हें क्या दे रखा है, मीडियन गिवन है 525। 525 आपको पहले से ही दे रखा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, और इसकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दे रखी है आपको, 100 दे रखी है। खत्म बात, इजी हो गया। चलो तो आप सब बच्चे जानते हैं मीडियन निकालते कैसे हैं, सब जानते हैं। जल्दी बताओ, अगर आपको मीडियन वीडियन निकालना नहीं आता है तो इससे पहले मैंने जो वीडियो लेक्चर बनाए हैं उसमें मैंने आपको मीन मीडियन मोड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं। आप पहले वाली वीडियो देख लीजिए, फिर आपको ये वाला क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलो तो मीडियन निकालने के लिए हमें चाहिए होता है CF, है ना, करेक्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है हमें CF निकालने के लिए। ठीक है, या कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसको, ऐसे भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं है। तो CF कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वाले को सेम, फर्स्ट वाले को सेम, फिर क्रॉस में ऐड करते हैं तो 2, 5, 7 हो जाएगा। 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स हो जाएगा। 7 प्लस ये कितना हो जाएगा, 7, 8, 9, 19 प्लस एक्स। 19 में इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 19, और कितना हो जाएगा 16 का 6 का 1, 36 प्लस एक्स। इन वाले क्वेश्चन को बड़ा आराम से करना बेटा। अगर एक क्वेश्चन भी एक नंबर भी आगे पीछे हो गया ना तो पूरा गलत हो जाएगा एक बार में। ठीक है, तो पहले 2 जोड़ा, 2 में 5, 7, 7 में ये आ गया, इसमें ये जोड़ेंगे 19, 19 में 17 जोड़ेंगे 36, 36 में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56, 56 प्लस एक्स। 56 प्लस वाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 56 प्लस एक्स प्लस वाई। इसमें ये जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 65, यस 65 प्लस एक्स प्लस वाई आ रही है। अब इसमें इसको जोड़ दो, हाँ ठीक है, इसको जोड़ दो 72 प्लस एक्स प्लस वाई। इसमें इसको जोड़ दो 76 प्लस एक्स प्लस वाई। बोलो सही बात है नहीं है, तो CF ऐसे मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसके आगे देखो, आपको क्वेश्चन में दे रखा है टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 100। टोटल फ्रीक्वेंसी को कैपिटल N भी बोलते हैं, तो कैपिटल N की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 100 दे रखी है। ठीक है, और सब बच्चे ये बात भी जानते हैं कि इसका जो टोटल होता है वो इस लास्ट वाले के बराबर होता है। ये बात जानते हो नहीं जानते हो आप लोग, बताओ, जानते हो ना। इसका जो टोटल होता है, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है वो इसके बराबर होता है। तो अगर आप इसको जोड़ के इसको वैसे जोड़ने की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपको ये वाला आंसर ही मिलेगा। जोड़ के देखना एक बार, देखो 2 और 5 कितना हो गया 7, 7 और 12 कितना हो गया 19, 19 और ये हो गया 20, 30, 36, 36 प्लस 50, 36 और प्लस 20 56 हो गया, 56 और ये कितना हो गया 65, 65 और 7 कितना हो गया, 65 और 7 हो गया 72, और 72 प्लस 4 76, और ये वाला x और ये वाला y जो आ गया वही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। मेरी बात को सुनना ध्यान से। टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सही, थोड़ा सा आगे से जगह बचेगी ना तो करने में आसानी होगी मुझे। हाँ, तो क्वेश्चन में दिया है टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, टोटल फ्रीक्वेंसी को मैं n बोलता हूँ, ये कितनी दी है मुझे 100 दी है। और टोटल फ्रीक्वेंसी ये भी होती है, मतलब ये वाली, तो टोटल फ्रीक्वेंसी ये भी तो होती है 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। जल्दी बताओ बात समझ में आ गई या नहीं आ गई।
टोटल फ्रीक्वेंसी 100 आपको गिवन भी है, लेकिन इसका जो टोटल है वही तो होता है 100। तो इसका इस ये और ये दोनों बराबरी तो हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तो इसका टोटल मतलब ये, तो ये 100 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी यही होती है। इसको इधर माइनस कर दो, तो यहां से क्या मिल जाएगा? यहां से मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 76। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 में से 76 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 24। यस, 24। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। इसको सॉल्व भी करेंगे हम, ठीक है, लेकिन इतना समझ आ गया आपको? ठीक है, चलो अब आ जाओ अपने कॉन्सेप्ट पे। अब देखो, अगर आपका मीडियन वाला क्वेश्चन होता है तो मीडियन वाले के लिए क्या सॉल्व करते हैं? फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को रिमूव करके बीच में जो बचता है, इनमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको ले लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 20। तो 20 पे आप कर दीजिए मार्क, ऐसे करके कर दिया। तो 20 पे से मैंने मार्क किया, तो ये वाला जो पार्ट होता है 500, इसको एल बोलते हैं। तो यहां से एल की वैल्यू कितनी है? आई 500। ये जो वाला पार्ट होता है पहला वाला, लीस्ट वाला, वो कितना हो गया? 500। ये जो 20 है ये फ्रीक्वेंसी है एफ आई, जो कि 20 है। सी एफ कौन सा हो जाता है? इसके ऊपर वाला सी एफ हो जाता है, जो कि 36 प्लस एक्स हो जाता है। क्लियर हुआ? ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, मैंने पढ़ाया है, आप देख लीजिए पुराना वीडियो, आपको समझ आ जाएगा। एच, एच कैसे निकालते हैं? ये जो इंटरवल आपको दे रखा है इसका डिफरेंस, तो 600 माइनस 500, 100 का डिफरेंस आ रहा है, एच की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, चलो अब हमें क्वेश्चन में क्या है? मीडियन वाला क्वेश्चन है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू मीडियन प्लस एल एन अपॉन 2 माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन एफ आई। बोलो होता नहीं होता है मीडियन का? है ना, सब बच्चों ने पढ़ा है, मीडियन का फॉर्मूला ये वाला होता है। मीडियन आपको गिवन है, मीडियन कितना गिवन है बेटा आपको? 525। तो m की जगह 525, एल, एल की वैल्यू कितनी है? 500। तो एल की जगह पे आ गया 500 प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी है? 100। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 अपॉन 2। सी एफ कितना है? देखो फिर ये है सी एफ, सी एफ कितना है? 36 प्लस एक्स, ये आ गई सी एफ की वैल्यू, इंटू एच, एच कितना हो गया? 100। क्लियर हुई यहाँ तो बात? अपॉन एफ आई कितना है? एफ आई हो गया 20। ये पूरे का अपॉन नहीं होता है, ध्यान रखना, ये वाला जो ये नंबर जो होता है ना इधर लिखा होता है, ध्यान रखना। एल हो गया 500 और ये कितना हो गया? 525। याद रखना इस बात को, ठीक है, ऐसे लिखा होता है फॉर्मूला, ये पूरे का अपॉन नहीं होता है, खाली इसका अपॉन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो m की जगह m इक्वल इक्वल, एल की जगह 500 प्लस की जगह प्लस, n की जगह 100 करके सॉल्व कर दिया। अब इसको देखो, ये प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 525 माइनस 500, तो 25 ही तो बचेगा। 2 से 100 काटो, कितना आएगा? 50 आएगा। ब्रैकेट के बाद माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 36 माइनस का x अपॉन 20 इंटू 100। क्लियर हो गया? अब देखो ये 25 हो गया इक्वल 50 माइनस 36 कितना हो गया? 40, 14 हो जाएगा, माइनस का x अपॉन 20। अच्छा एक काम और करो, यही कर लेते हैं एंड टू एंड, काम बढ़ाएंगे नहीं ज्यादा। 20 से 100 काट दो, 20 से 100 काटोगे कितना आएगा? 5 आएगा। 20 25 100 होता है ना, इंटू 5, इंटू 5 कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 25 इज इक्वल टू, अच्छा एक काम और करो, ये मल्टीप्लाई से कहा चला जाएगा? डिवाइड में। तो 5 से 25 को भाग करो, तो 5 25, 5 बराबर आ जाएगा 14 माइनस एक्स। बोलो ठीक है यहाँ तक बात? ये माइनस का यहाँ जाके माइनस का एक्स हो जाके प्लस का एक्स हो जाएगा, यहाँ 14, ये प्लस का जाएगा माइनस का 5। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी, नहीं सॉरी 9 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 9। समझ आ गई बात? आपको क्या निकालना था? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। अब आप इस एक्स की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी। यहां रख दू, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले वाले इक्वेशन में एक्स की जगह पर 9 रख दीजिए, प्लस वाई इज इक्वल टू 24।
ये प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 24 माइनस 9। बताओ कितना बचेगा, बताओ कितना बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 5, 15 बचेगा क्या है बच्चों? यस। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 15। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ये मीडियन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है, ठीक है, मीडियन के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। देखो एक बार इस क्वेश्चन को, फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ अगर आप बोलेंगे तो। अगर आप बोलेंगे तो मैं इस क्वेश्चन को रिवाइज कर दूंगा एक बार, मैं कर दूं क्या? देखो क्वेश्चन में क्या है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपको एक डाटा दे रखा है और उस डाटा का जो मीडियन है वो कितना दे रखा है 525। आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। यदि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 100, टोटल फ्रीक्वेंसी दी है, मीडियन की वैल्यू दी है, बस आपको एक्स वाई निकालना है। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन था, तो पहले सी एफ निकाला। सी एफ कैसे निकाला, टू को सेम क्रॉस में ऐड करता रहा, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस एक्स, एक्स ये ऐड करता रहा क्रॉस में, ये मिल गया। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 100, और फ्रीक्वेंसी मुझको ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है वो ये होती है कि इसका सम, इसका सम ही टोटल फ्रीक्वेंसी होता है, इसका सम ही टोटल फ्रीक्वेंसी होता है, क्योंकि 100 दिया है तो इसका सम ये है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी की जगह पे इसका सम आ गया ये, और इक्वल में 100, इसको माइनस किया ये मिल गया। फिर फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा नंबर होता है उस पर ऐसे मार्क कर देते हैं, बस फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को छोड़ के ये मार्क कर देते हैं। इसमें जो फर्स्ट वाला होता है लीडिंग एलिमेंट होता है ना, ये लीस्ट एलिमेंट होता है वो एल होता है जो कि 500 है। इन दोनों का डिफरेंस एच होता है, ये फ्रीक्वेंसी एफ आई हो गई। इसके ऊपर वाला, इस मार्क के ऊपर वाला सी एफ हो जाता है, ठीक है। मीडियन का ये वाला फॉर्मूला होता है, सब जानते हैं। सारी वैल्यूज उठा के यहाँ रख दो, m की जगह ये रख दिया, l की जगह 500 रख दिया, सब वैल्यू की सॉल्व करता गया, x मिल गया 9। इस 9 को उठा के फिर मैंने इक्वेशन 1 में रखा तो मुझे y मिल गया, बस हो गया। इस बार इसको एक बार कॉपी में अच्छे से नोट करो, नोट करने के बाद फिर देखो कि कैसे कैसे किया गया है, और फिर एक बार खुद ट्राई कर लो, बस हो गया। अच्छे से रिवीजन, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, क्लियर हुआ नहीं हुआ ये बताओ? हो गया। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इस बात को। बता दूं इसे, चलो ये लॉन्ग क्वेश्चन थे जो मैंने कराए हैं आज आपको। ये लॉन्ग क्वेश्चन को याद रखें बेटा, पेपर में आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जाओ बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन है, क्या पता यही पेपर में आ जाए, है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा इतना बड़ा हुआ नहीं है 10th क्लास जो तुम बना रहे हो। 10th क्लास में मैथ में 100 on 100 लाना इतनी बड़ी बात बिल्कुल नहीं है, बस अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अगर आप अगर आप 10th क्लास में 90 प्लस नंबर लेके नहीं आ पा रहे हैं ना मैथ में, तो बेटा आप औरों के जैसे नहीं है, आप अलग बच्चे हैं फिर, समझ रहे हो। इतना आसान पेपर आता है 10th का, और उसमें भी तुम अगर अच्छा काम नहीं कर रहे हो तो भैया सही बात नहीं है, ठीक है। और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ के जाते हैं ना तो फिर आप देखना कितना बढ़िया आप काम करेंगे पेपर में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा सब बच्चे, अभी लिख देता हूं, अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फूड, है ना, ऑफ द, है ना, लेटर फ्रॉम बेस ऑफ द बॉल, फ्रॉम बेस ऑफ द बॉल। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन भैया। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, क्या क्वेश्चन इजी है? यस, क्वेश्चन इजी है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सीढ़ी है, एक क्या है, एक सीढ़ी है,
और सीढ़ी की हाइट कितनी है 10 मीटर। और वो एक दीवार है ना, जो उस दीवार पे क्या है, एक विंडो है, वो है ना, और विंडो कितनी हाइट पे है, 8 मीटर की हाइट पे है। तो फाइंड द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस बतानी है उस सीढ़ी के नीचे वाले हिस्से से और जहां पर वो सीढ़ी टिकी है उसके बीच की डिस्टेंस। देखो मैं आपको अगर एक डायग्राम बनाऊं, जैसे मान लो, डायग्राम यार गड़बड़ होता है, मैं समझते हैं, ऐसे करके है क्वेश्चन, ऐसे, ये हो गई सीढ़ी, ये क्या हो गई, ये सीढ़ी हो गई, है ना, ये लेटर हो गया सीढ़ी। तो कितने मीटर है, 10 मीटर है, ठीक है। ये दीवार हो गई, और इस दीवार पे एक विंडो बनी है इधर, ये बोल दो इसे, ये विंडो बनी है, इस विंडो तक पहुंचती है, और इसकी हाइट कितनी है दीवार की, 8 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी, बताना जरा कोई। क्या हो गया, ये क्वेश्चन तो 2 नंबर का आ गया इतनी जल्दी। बेटा ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चनों के साथ सेपरेट होके आता है। 10th क्लास में एक थ्योरम है, थेल्स थ्योरम, इसका प्रूफमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका प्रूफमेंट मैं कराऊंगा आपको, है ना। इसके बाद अगर कभी नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ तो उसमें मैं आपको थ्योरम्स कराऊंगा, प्रूफमेंट जो आते हैं पेपर में। पहले तो बहुत सारी थ्योरम प्रूफमेंट आती थी, पाइथागोरस का प्रूफमेंट आता था, थेल्स थ्योरम का प्रूफमेंट हो गया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो प्रूफमेंट पे बेस्ड थे, है ना। लेकिन अब जो है सिलेबस कट कर दिया गया है, और उस सिलेबस कट में केवल एक थ्योरम रह गई है, पाइथागोरस थ्योरम, और उसका अपोजिट भी है, और एक आध बेसिक थ्योरम और रह गई है बस। उसके बाद पूरी थ्योरम कट कर दी गई है। मेरे तो ये समझ में नहीं आता है कि 10th क्लास का 30% सिलेबस कट कर दिया है यूके बोर्ड में, और फिर भी बच्चे मैथ से इतना डर रहे हैं। इससे पहले जो 30% अगर ऐड होता तो तुम वो 30% भी नहीं कर पा रहे। 30% ऐड करने के बाद 70% सिलेबस बचा है, और 70% सिलेबस को तुम पूरे साल भर कर रहे हो और फिर भी रो रहे हो कि सर हमसे पेपर नहीं हो रहा है। तो बेटा मैं नहीं समझता कि तुम सही से पढ़ रहे हो। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा इस बात को कि आप सही से पढ़ रहे हो। 30% सिलेबस कट होने के बाद भी तुम्हारी ये सिचुएशन है, तो मैं नहीं मानता कि आप सही से पढ़ रहे हो, मैं तो ये बोलूंगा, ठीक है। चलो, तो हमारे टाइम पे जब हम पढ़ते थे तो 30% सिलेबस हुआ करता था बेटा। सन 2015 में मैंने 10th किया है, उस समय कोई भी सिलेबस कट नहीं था, हमें पढ़ना पड़ता था पूरा, और फिर भी हमारी अच्छी परसेंट बनती थी। चलो इधर आ जाओ, अब यहाँ पर लगा दो आप पाइथागोरस थ्योरम, सब बच्चे जानते हैं। यहाँ पर 90 है तो हाइपोटेन्यूस हो गया, लेंथ हो गया, बेस हो गया, तो पी थ्योरम सब बच्चे लगा लेंगे यहाँ पर। पी थ्योरम भी बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम सब बच्चों को आती होगी, नहीं आती है तो थोड़ा समझ लो हल्का सा। ये राइट एंगल होता है, ये राइट एंगल होता है इस तरीके से, ये 90 डिग्री का बना होता है। 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होता है, सब बच्चे जानते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर का सम बराबर होता है। यह है केवल पी थ्योरम। यहाँ पर लगा दीजिए पी थ्योरम, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। कर लेंगे या मैं करूं, कर लेंगे या मैं करूं, बताओ। हाइपोटेन्यूस कितना हो गया 10, तो यहाँ 10 का स्क्वायर आ जाएगा। बेस कितना हो गया x, तो x का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना हो गया 8, तो 8 का स्क्वायर। वहां ट्रांसफर करना और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे। आज क्वेश्चन को इतना ही रहने देते हैं, है ना। मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, ठंडा मौसम चल रहा है, आज क्वेश्चन को इतना रहने देते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो पे, कल या परसों जो भी मैं बनाता हूँ, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो अच्छी बात है, आप प्लेलिस्ट जाइए, और प्लेलिस्ट में 10th क्लास की और वीडियो भी हैं। आई थिंक मैंने 4-5 वीडियो और अपलोड की है, एक एक 1.5 घंटे की वीडियो है, उन्हें अच्छे से वॉच करिए, और पेपर से पहले पूरे प्लेलिस्ट को पढ़ के जाना एक बार भाई। मेरी बात मानो तो एक बार पूरी प्लेलिस्ट को पढ़ के जाएं अच्छे से, फिर आप पेपर में देखना उन क्वेश्चनों में से फंसे हैं या नहीं फंसे हैं। कन्फर्म 101% इतने क्वेश्चन फंस जाएंगे इसमें कि आप आराम से पेपर उड़ा दोगे, ठीक है। लेकिन अपनी चलाओगे, इधर उधर घूमोगे, तो भैया मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी मेरा काम समझाना है, आपका काम समझना है, आपको समझना है समझिए,
अपनी चलाना है तो अपनी चलाइए, बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता। बस हो गया।